नमस्कार, आपका स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। एक ऐसा शो जहां आप मिलते हैं और सीखते हैं ऐसे स्टार्टअप फाउंडर से जिन्हें सम्मानित किया गया है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से। आज के एपिसोड में आप मिलेंगे स्पेस इंडस्ट्री के हमारे एक स्टार्टअप चैंपियन से जो है अग्निकुल, और साथ में ही आप मिलेंगे स्पेस इंडस्ट्री के हमारे स्पेशल मेंटोर से जो हैं श्री JN पाटिल। इससे पहले हम मिले अपने स्टार्टअप चैंपियन और मेंटोर से। स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण की पूरी टीम की ओर से आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक बधाई। और क्योंकि क्रिसमस है तो मेरी इच्छा है कि मैं अंतरिक्ष यानी स्पेस के बारे में जानूं और शायद वहां जा भी पाऊं। मुझे ये तो नहीं पता कि ये इच्छा पूरी कब होगी, लेकिन आज हमारे स्टार्टअप चैंपियन आपको बताएंगे कैसे वो बना रहे हैं रॉकेट्स और रॉकेट लॉन्चर्स 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी से। ये कैसे 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके स्पेस की रेस को डिसरप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये उन कुछ कंपनियों में से हैं जिनके साथ इसरो ने करार भी किया है इनको सपोर्ट करने का। जरा सोचिए क्या हो सकता है अगर आप अपनी पूरी जान लगा दें और बड़ी सोच रखें। आइए अब देखते हैं अग्निकुल की कहानी। अग्निकुल कॉस्मोस स्पेस सेक्टर में काम करते हैं। उसमें हम लॉन्च व्हीकल्स बन रहे हैं जो छोटे सैटेलाइटों को लोअर ऑर्बिट में डालने का उसमें पावर है। हमारा पहला प्रोडक्ट का नाम अग्निबाण है जो एक 2 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। दे आर पावर्ड बाय सेमी क्रायोजेनिक इंजन्स। ये तो छोटे सैटेलाइटों को लोअर ऑर्बिट में डालने का इसमें पावर है। ये कंप्लीट व्हीकल शुरू से अंत तक इंडिया में ही बन रहे हैं हम। 2017 में मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ा था US में। उसी समय मैंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि छोटे सैटेलाइटों का स्पेस जाने के लिए बहुत मुश्किल पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा कि इंडिया आके एक छोटा रॉकेट बनाऊंगा, उसमें से ऑन डिमांड लॉन्च सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए मैंने वापस आया भारत को। हमारा विजन ये है कि स्पेस ट्रांसपोर्टेशन शुड बी सुपर ईजी। जैसे आजकल ओला उबर के साथ से ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान है, इसी तरह अग्निकुल के प्रोडक्ट्स के साथ स्पेस जाने भी बहुत आसान होना चाहिए। ये जो फैसिलिटी है रॉकेट फैक्ट्री 1 इसका नाम है। यहाँ पे हमारा इंजन हम लोग का 3D प्रिंटेड है, तो वो पाउडर से लेके फुल असेंबली स्टेज तक यहाँ पे बनाया जाता है। वो 3D प्रिंट होता है, मशीन होता है और उसके बाद असेंबली तक भी पूरा जाता है। तो ये पूरी फैक्ट्री में एक प्लेस में हम एंटायर इंजन असेंबली तक पा सकते हैं। तो श्रीनाथ और मोइन, आप दोनों का स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, देखिए एक बात तो हमें समझ आ गई कि आप रॉकेट्स और रॉकेट लॉन्चर्स बनाते हैं, ये बात तो क्लियर है। लेकिन हमें ये बताइए कि आप क्या समस्या का समाधान कर रहे हैं। ये कौन सी प्रॉब्लम है जिसका आप सोल्यूशन निकाल रहे हैं? हमारा बिजनेस है कि किसी भी रॉकेट जैसे एक ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है जी। पहले दिनों में सैटेलाइटों का मास बहुत बिग होता है, इसलिए तो उसके रॉकेट भी बहुत बड़े होते हैं जी। लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ सैटेलाइट भी बहुत श्रिंक हो गया, पर रॉकेट स्टिल दे आर स्टक इन द ओल्ड एज। राइट। हमारा बिजनेस मॉडल है कि ये तो छोटे सैटेलाइटों के स्पेस में डालने के लिए हमारे रॉकेट्स भी छोटे बनाना है। अच्छा, इसलिए बेसिक मॉडल यही है। ये प्रोडक्ट्स जो आप बना रहे हैं, देखिए ये आसान तो है नहीं, रॉकेट बनाना, रॉकेट लॉन्चर बनाना। कितने साल की रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद आज आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं? ये कंपनी हमने दिसंबर 2017 में शुरू किया था ऑफिशियली, बट लेकिन हम दोनों क्रिकेट खेलते थे साथ, तो एक 3 साल पहले से आइडिएशन चल रहा था। तो 3 साल स्टार्ट करने से पहले कुछ बातचीत हो रही थी कैसे करना है, क्या करना है। और 2017 में हमने ऑफिशियली स्टार्ट किया था। और ये US में रहता था और मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता था। और फिर हम दोनों की बात उधर होती थी और फिर दिन हमने डिसाइड किया कि हमें वापस आना है जी। आके ये शुरू करना है। अभी तो ऑफिशियली अगर आप पूछेंगे तो हो गया लगभग 5 साल लग गए, ऑलमोस्ट 5 साल। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपके कस्टमर्स कौन हैं? हम इसे 2 तरह के कस्टमर्स बोलते हैं, कन्वेंशनल बोलते हैं और नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं जी। कन्वेंशनल कस्टमर्स ये होते हैं कि जो क्या इमेज लेते हैं, सैटेलाइट इमेज बोलते हैं, जो फोटो लेते हैं जी। इनको एक रकम के कस्टमर्स बोलते हैं। और कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो लिटरली फ़ोन कम्युनिकेशन जो भी है, जैसे भी है टेलीकॉम, ये 2 कन्वेंशनल कस्टमर्स है। मतलब पिछले 5 सदियों से यही चलता आ रहा है कि लेकिन ये दोनों ही सैटेलाइट्स में ज़्यादातर फोकस करते थे। अभी हमने देखा कि लास्ट 5-6-7 साल से देख रहे हैं कि हम लोग दूसरे इंडस्ट्रीज़ भी स्पेस को प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ करने लग गए। जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, वो लोग माइक्रो ग्रेविटी में ड्रग एक्सट्रैक्शन करना चाह रहे हैं।
और अगर आप कंप्यूटर्स के जितना जो भी डेटा है उसे स्टोर करने के लिए कूलिंग बहुत ज़्यादा लगता है। आपने देखा होगा कि लाइक माइक्रोसॉफ्ट पानी के अंदर रख के कूलिंग करता है, मगर आप स्पेस को अगर जाएंगे तो एब्सोल्युटली फ्री है, बिल्कुल दिस इज नो चार्ज। तो उधर रखने के लिए भी सोचा जा रहा है, और उससे सिक्योर जगह तो हो ही नहीं सकती। सो वैसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज स्पेस को प्लेटफॉर्म बनाने में लगे हुए हैं। आज तो हम जीपीएस भी देख रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन देख रहे हैं, एवरीथिंग जो भी फ़ोन में आ चुका है एवरीथिंग इज़ कमिंग थ्रू स्पेस। सो दूसरे इंडस्ट्रीज भी प्लेटफॉर्म की तरह जब इस्तेमाल करने लगे हैं तो हमें अंदाज़ा हो गया कि ये और बढ़ने वाला ही है। बिल्कुल सही बात है। सो दैट इज़ हाउ वी, सो मतलब आज तक स्पेस वाज अ डेस्टिनेशन, जी आजकल तो एक प्लेटफॉर्म बन गया। करेक्ट। तो जैसे आज तक हम सुनते थे SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, अब पहली बार मैं सुन रहा हूँ और आपके थ्रू ये जान रहा हूँ स्पेस एज अ सर्विस। कमाल की बात है। तो आप लोगों को क्या सच में लगता है ये एक इंटरेस्टिंग यूज केस है कि क्या डेटा सेंटर्स भी स्पेस में बन सकते हैं? हाँ, पॉसिबल है, क्योंकि बहुत द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट ऑफ अ डेटा सेंटर तो कूलिंग के लिए पावर डालना पड़ेगा ना, और तो कूलिंग तो आई थिंक स्पेस का एम्बिएंट टेम्परेचर 4 केल्विन है, ऑलमोस्ट -270 डिग्री सेल्सियस। सो वो तो कूलिंग फ्री है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो फ्री से अब एक और बात पे आते हैं कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आप लोग पैसा कैसे बनाते हैं? हमारा बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है। तो ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है। हम पॉइंट A ग्राउंड को मानते हैं और पॉइंट B स्पेस को मानते हैं। बस एक जगह से एक जगह लेके जाके चीज़ को देते हैं और उसके पैसे लेते हैं, बस इतना ही है। बस हम केजी के हिसाब से पैसे लेंगे, बस इतना ही डिफरेंस है। तो मतलब जितना पेलोड आप लेकर जाते हैं पॉइंट A से पॉइंट B तक, आप उसके हिसाब से पैसा लेते हैं। और थोड़े दिनों में हम किलोमीटर के हिसाब भी बात करने लगेंगे शायद, बट दैट्स दी मॉडल, उसी पे फोकस कर रहे हैं। आई एम श्योर। सो अपनी टीम के बारे में कुछ बताइए। आज कितने लोग हैं आपकी टीम में, और क्या उसमें सारे लोग इंजीनियर्स हैं? कितने लोग पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, बताइए। हाँ, हमारे पास अभी 100 लोगों के ऊपर है। सो इसमें भी थोड़े इंटर्न्स हैं, लेकिन फुल टाइम ऑलमोस्ट 95 पीपल के ऊपर है जी। और एक बात क्या हमें बेहद खुशी है कि जेंडर रेशियो वी ट्राई टू मेंटेन ऑलमोस्ट अप टू 50%, 50% तक महिलाएं की कोशिश करते हैं हम लोग। और इसमें इंजीनियर्स भी लगते हैं। रॉकेट बनाने के लिए सिर्फ इंजीनियर्स ही नहीं, इंजीनियर्स भी लगते हैं, अकाउंट्स भी लगता है, HR भी लगते हैं, रियलाइजेशन भी लगता है। इट्स एक छोटी यूनिवर्सिटी की तरह होता है ये। और सब स्ट्रीम्स ऑफ इंजीनियरिंग, सब स्ट्रीम्स ऑफ लाइक एजुकेशन इज एक्चुअली नीडेड। सबको ला के मिला के रखना पड़ता है, तभी हम रॉकेट बना पाते हैं। इंटरेस्टिंग है। तो एक रॉकेट कंपनी को फंड करना तो आसान बात नहीं है, आई एम वेरी श्योर ऑफ इट। तो आपने डे 1 पे इसको कैसे फंड किया, यानी पहले दिन पे कैसे फंड किया, और आज जब आप थोड़ा इस स्केल पर आ चुके हैं तो आज क्या आपने कोई बाहर के इन्वेस्टर से पैसा लिया है? हाँ, so before Agnikul, Moin and I we had worked in the past. अच्छा। So उस सेविंग्स को हम पहले इस कंपनी में कम्प्लीटली डाला। पर लेकिन उसके बाद है तो बहुत न्यू चेंजेस और रिफॉर्म्स आ गया ना गवर्नमेंट में, इन स्पेस, आत्मनिर्भर भारत, उसमें तो स्पेस एंटायर सेक्टर को बहुत अपलिफ्ट हो गया। इसीलिए वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टर्स। सो हमने 3 राउंड्स रेस किया फंड रेसिंग में, ऑलमोस्ट $15 मिलियन का। 100 करोड़ के ऊपर हमने अब तक इन्वेस्टर्स से लिया है। मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से ये है कि इस वक्त लाखों भारतीय आपको देख रहे हैं स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण के शो में, आपका क्या संदेश है उनके लिए? वो भी आपकी तरह एक अच्छे सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उनको? आई थिंक फर्स्ट थिंग इज टू फॉलो योर हार्ट, जो भी पसंद है उसमें काम करो क्योंकि लॉट ऑफ डिफिकल्टीज विल कम, एंड उसमें तो परसिस्ट करने के लिए एक्चुअल जेन्युइन इंटरेस्ट होना पड़ेगा। सो वही है मेरा मेन एडवाइस। बहुत सही, आप क्या कहेंगे? और जब मन लग जाए, नाकामयाबी आएगी बीच में, वही तो एसेंस होता है जीतने के लिए। जब आप वो समझ जाओगे तो आप कामयाबी भी समझोगे। इस सेशन से आपके फायदे की हैं 2 बड़ी बातें इस प्रकार। सबसे पहली, अंतरिक्ष जो समझना, जानना, सैटेलाइट भेजना, इस क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं हैं। अगर आप ध्यान से अग्निकुल को समझें तो इन्होंने रॉकेट का इस्तेमाल करके और रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल करके इन्होंने एक ऐसी सर्विस बना दी है जो आज बड़ी बड़ी कंपनियां इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इसको जरा अच्छे से समझिएगा। नंबर 2, आप एक 3D प्रिंटिंग कंपनी होकर भी स्पेस कंपनीज के साथ काम करते हैं और बिजनेस बना सकते हैं। इसका मतलब यह है, जरूरी नहीं है कि आपको एक स्पेस कंपनी के साथ काम करने के लिए सिर्फ रॉकेट ही बनाना पड़ेगा। आप चाहें तो एक्सेसरीज भी ऐसी ऐसी बना सकते हैं जो कि ऐसी कंपनियां इस्तेमाल कर पाएं। अब बारी है हमारे ऑडियंस के सवालों की, तो आइए स्क्रीन पर और पूछिए अपना सवाल।
मेरा सवाल आपसे ये है कि आप फेलियर के लिए अपने बिजनेस को कैसे तैयार करते हैं? जैसे एक रॉकेट फेल होता है तो काफ़ी नुकसान होता होगा। हर चीज़ में रिस्क फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है, रॉकेट लॉन्चिंग में भी किया जाता है, और इसके काउंटर करने के लिए हम इसको इंश्योरेंस लेते हैं, लॉन्च इंश्योरेंस जी। बट इससे ज़्यादा ये होता है कि लाइक इमोशनली आप हार चुके होते हैं, उसको वापस लाना वही ज़्यादा मुश्किल होता है। जब आप खुद को ला सकते हो इमोशनली बाहर, टेक्निकली तो आप सॉल्व कर दोगे जी। सो इसीलिए मैंने कहा था नाकामयाबी तो एक पार्ट ऑफ द सक्सेस स्टोरी है, बस वंस वी गेट थ्रू सब हो सकता है। फैंटास्टिक, बहुत सही। आपने जाना अंतरिक्ष के बारे में। समय है अब एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप मिलेंगे एक ऐसे मेंटोर से जिनसे मिलने का सपना हर स्पेस एंटरप्रेन्योर और साइंटिस्ट का होता है, हर स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर का होता है। मिलिए मुझसे अब एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। स्पेस सेक्टर बढ़ता जा रहा है तेजी से। 2021 में स्पेस टेक स्टार्टअप्स को 198% ज्यादा फंडिंग मिली 2020 के मुकाबले। आइए अब सीखते हैं हमारे मेंटोर श्री जयंत डी पाटिल जी से। ये है चेयरमैन इंडियन स्पेस एसोसिएशन के। जयंत जी, स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार सर। मेरा पहला सवाल आपसे है कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन इसरो से कितना अलग है? इंडियन स्पेस एसोसिएशन और इसरो का बेसिक फर्क यह है कि भारत में जब हमने स्पेस के बारे में कुछ काम शुरू किया तो इसरो का संस्थापन हुआ था 1958 में, 1958 में। करीबन 54-55 सालों में इसरो ने काफी कुछ चीजें हासिल की है, और उसका प्रूफ है कि जो काफी ग्लोबल बेंचमार्क्स जो है निर्माण हुए हैं भारत की तरफ से, और हर एक चीज जो हम स्पेस में करते हैं वो यूनिक है, कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड है। हमारे सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत स्पेशल है। हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी, हम किसी देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, पूरी तरह आत्मनिर्भर है इस स्पेस में। जहां तक ISPA का सवाल आता है कि जो इसरो ने आज तक किया वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी या तो देश को अपर एक पोजिशनिंग करने के लिए किया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जहां करीबन 30 साल पहले भारत कहीं नहीं था, पूरी दुनिया कहीं नहीं थी, आज हम उसमें एक ग्लोबल पावर करके उभर कर आए हैं। तो ये ग्लोबल पावर हमें अगर बनना है तो ये सेक्टर को हमें कंप्लीटली अनलिश करना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा। तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट ये है कि सारी इंडस्ट्री, सारे स्टार्टअप, सारा जो डिफरेंट सेगमेंट्स है इस स्पेस के, ये सब साथ में आके अगर भारत सरकार से कुछ कहना चाहते हैं तो ये एसोसिएशन के थ्रू हो। इसमें हम लोग लॉन्च व्हीकल का सेगमेंट की बात करेंगे, कम्युनिकेशन की बात करेंगे, रिमोट सेंसिंग की बात करेंगे, या तो जो डेटा हम लोग नीचे ले आ पाते हैं और वो डेटा का डिसेमिनेशन, वेरियस टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स उसके साथ में जो आएंगे, ये सारे के सारे सेगमेंट्स हम साथ में लेके चलेंगे। और उसके साथ भारत सरकार से ये सेक्टर स्पेसिफिक जो रिफॉर्म्स की हमें जरूरी है वो रिफॉर्म्स के लिए हम लोग काम करेंगे। दोनों की कोई कंपैरिजन नहीं है। एक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेटअप जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी निर्माण करते आ रहा है, दूसरा जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डायरेक्टली हम नहीं करेंगे, हम वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूज करके कमर्शियलाइज करके, जो कमर्शियलाइज करने वाली इंडस्ट्री जो है उनके लिए हम लोग काम करते हैं। फैंटास्टिक। क्या इंडियन स्पेस एसोसिएशन से स्पेस टेक स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलने की भी संभावना है? स्पेस सेक्टर जो है वो डिफेंस के लिए बहुत कुछ काम अभी भी करता है और आगे और ज्यादा करेगा। तो डिफेंस सेक्टर के अंदर जो 4 स्कीम्स है फंडिंग के लिए, एक है आईडेक्स, एक है आईडेक्स प्राइम, एक है मेक प्रोग्राम, और लास्ट वाला जो है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के नाम से जाना जाता है। ये चारों के चारों फंडिंग मैकेनिज्म अगर हम स्पेस के लिए खोलते हैं कि जो स्पेस एप्लीकेशन डायरेक्ट डिफेंस के यूज के लिए है, जो भी इसमें डेवलप करेगा वो तो कमर्शियली उसको यूज ही कर सकता है। खाली जो डेटा हम लोग ऊपर नीचे जो भी अपलिंक करेंगे, डाउनलिंक करेंगे, उसमें कुछ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे डिफेंस के स्पेसिफिक डेटा के, बाकी का दूसरे हिस्से में रहे। तो ये हिसाब से डिफेंस के थ्रू फंडिंग के आज माध्यम हम लोग
ढूंढ रहे हैं। स्टार्टअप्स के लिए स्पेसिफिकली क्या अपॉर्चुनिटी सही रहेगी, डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम? अपस्ट्रीम डाउन अपॉर्चुनिटी जो है वो जिसको हम कहते हैं कि ज्यादा ग्लैमरस है, लेकिन वॉल्यूम जहां है कि पूरा बहुत सारा जो हम बिजनेस कैप्चर कर सके, वो अपॉर्चुनिटीज डाउनस्ट्रीम में है। डाउनस्ट्रीम में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, जबकि अपस्ट्रीम में उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी की जरूरी नहीं है। स्पेस लॉन्च व्हीकल्स अलग अलग तरीके के अलग अलग देशों में आज अवेलेबल है, हमारे पास भी अवेलेबल है, हमारे कुछ स्टार्टअप्स उसमें भी काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से हर एक कंपनी या 2 कंपनी के पीछे हमें 100 कंपनी की जरूरी है जो डाउनस्ट्रीम में काम करे, क्योंकि जो डेटा हम लोग ऊपर से लेके आएंगे, जो भी फॉर्म में हो, नेविगेशन डेटा हो या रिमोट सेंसिंग डेटा हो या इमेजरी रिलेटेड डेटा हो, इसका एनालिसिस या एनालिटिक्स एप्लीकेशन जो हम लोग करेंगे, इसमें बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारे जो आईटी के ऊपर के जो स्किल सेट्स है, जिसमें हम पूरे दुनिया भर में माहिर है कि इंडिया जो है इसमें सबसे ऊपर की और सबसे हाई लेवल का काम करता है। तो ये अगर हमें उसमें लेवरेज करना है तो मच लोअर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में हम इसको बहुत कुछ आगे बढ़ा सकते हैं। और 70-75% जो स्पेस सेक्टर का पूरा कॉमर्स है वो डाउनस्ट्रीम एरियाज में है। फैंटास्टिक। मेरा अगला सवाल ये है कि स्पेस टेक सेक्टर के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां आज क्या हैं जो आप देख पा रहे हैं? सबसे बड़ी चुनौती है जो स्पेस सेक्टर की है कि एक तो अच्छी पॉलिसी हो, किस तरह से हमें अपनी इंडस्ट्री को पोजीशन करने के लिए उसमें मदद करनी हो, या तो फिर हमारी जो पॉलिसीज का जो ओवरऑल फ्रेमवर्क है वो किस तरह से बने। मेजर दूसरा चीज जो है वो फंडिंग रिलेटेड गैप्स है, क्योंकि भारत सरकार की अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ऐसी कोई स्कीम नहीं है कि जिससे काफी कुछ फंड इंडस्ट्री को अवेलेबल किया जाए। तीसरी चीज जो है कि जिसके पास हाई नेटवर्क इंडिविजुअल है जो फंड करना चाहता है, वो समझता है कि ये सेक्टर जो है ये अभी ओपन हुआ है, ओपन नहीं हुआ है। तो ये पूरा नॉलेज जो है डिस्ट्रीमिनेशन की ज्यादा जरूरी है कि इसमें अपॉर्चुनिटी है जो ये रियल है। अगर रियल अपॉर्चुनिटी है तो वहां पैसा अपने आप आएगा। क्या इंडियन स्पेस एसोसिएशन ISPA आने वाले समय में कुछ फेलोशिप्स या इंटर्नशिप्स भी लॉन्च करने वाली है ताकि भारतीय युवा स्पेस टेक की ओर भी अपनी रुचि बढ़ाएं? इनफैक्ट ये हमने जैसे स्पेस एसोसिएशन रजिस्टर की करीबन 6 महीने में, पहले 6 महीने में हमने ये डिसाइड किया था कि इसकी जरूरी है, क्योंकि पॉलिसी रिसर्च और पूरा दुनिया भर में जितनी कंट्रीज आज इसमें एंगेज है, जिनके पास अपने खुद के सॉल्यूशंस है, हम उनकी पॉलिसी अगर देखते हैं तो काफी कुछ पॉलिसी रिसर्च डोमेन में काम करनी जरूरी है। तो इसके लिए हमने एक स्कीम बनाई थी कि स्टूडेंट्स अगर है तो वो कुछ महीनों के लिए आके हमारे साथ काम कर सके, जिसका ग्रेजुएशन खत्म हो, इंटर्नशिप के दौर पे लोग हमारे पास आके काम करें। आपने बिल्कुल सही कहा। अब एक फायदे की बात और आपसे पूछना चाहता हूं, जो मेरा आखिरी सवाल है आपसे। लाखों भारतीय युवा आपसे प्रेरणा ले रहे हैं आज इस शो पर। आपने इतनी क्लैरिटी, इतने साफ शब्दों में इतनी सारी बातें कही आज उनके लिए। आपका क्या संदेश है इन सभी के लिए? मेरा एक ही संदेश है कि हम लोग जब स्पेस की बात करते हैं, जहां कोई दूसरी चीज की हम बात करते हैं, तो हम हमेशा एक फ्रेज यूज करते हैं कि स्काई इज नॉट द लिमिट, ओनली स्काई इज द लिमिट। नाउ स्पेस की अगर बात करें तो स्काई इज नॉट द लिमिट। अगर स्पेस की बात करें तो वील वांट टू लुक एट हाइट्स व्हिच आर फार बियॉन्ड द स्पेस एंड फार बियॉन्ड द स्काईज, एंड दैट्स एसेंशियली वेयर दिस इज अ सेक्टर व्हिच इज जस्ट अबाउट ओपनिंग। हमने ये देखा है कि भारत 1992 में कहां था, भारत आज का कहां है। स्पेस सेक्टर अभी बस खुल रहा है। डिफेंस सेक्टर 20 साल पहले खुला, हम देखते हैं 20 साल में क्या हुआ डिफेंस सेक्टर में। स्पेस सेक्टर हम आगे जाके 20 साल बाद देखेंगे तो और कहीं होगा। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएगी, और ये अपॉर्चुनिटीज अगर हमें चैनलाइज करनी है तो हमें आज यूथ को इस डायरेक्शन में चैनलाइज करना पड़ेगा। बहुत सही। जयंत जी, आपने एकदम सही बात कह दी आज पूरे भारत देश के लिए कि स्पेस सेक्टर अभी तो खुल ही रहा है। स्पेस में स्पेस की ओपनिंग अभी शुरू हुई है। अगर अभी अर्ली स्टेज पर ही हम लोग जुड़ जाएं तो आगे आने वाले 20 से 25 से 30 सालों में न जाने और क्या कुछ अचीव कर सकते हैं, और भारत बन सकता है और बना सकता है अपना वर्चस्व इस पूरी दुनिया में एज अ ग्लोबल लीडर। हमारे साथ स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। बारी है अब एक ब्रेक की। ब्रेक के बाद आप और मैं एक साथ लेंगे 20वां कदम अपनी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने का, यानी हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का 20वां कदम। मिलिए मुझसे इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। लर्निंग से ही होती है अर्निंग, ये तो आपको पता ही है। अब आप मेरे साथ लेंगे 20वां कदम अपनी स्टार्टअप को बड़ा करने का। एक CRM इंप्लीमेंट कीजिए अपने बिजनेस में। ध्यान से समझिएगा इसको। CRM एक ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर होता है। CRM का मतलब है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कस्टमर से रिश्ता बनाने का एक सिस्टम। मान लेते हैं कि आपके पास 500 कस्टमर्स हैं। आप उनके बर्थडे यानी उनके जन्मदिन कैसे याद रखेंगे? जो उन्होंने आपसे 6 महीने पहले खरीदा वो आप कैसे याद रखेंगे? आपको कभी कोई SMS आया है जिसमें लिखा हो कि हमारे साथ आपने 6 महीने पहले शॉपिंग की थी, इसलिए अब आपके लिए 50% ऑफ एक डील दे रहे हैं हम आपको? ये SMS कोई इंसान नहीं भेजता, ये SMS आता है ऑटोमेटिकली एक CRM से। ये सारे के सारे SMSs और ऐसे मैसेजेस भेजे जाते हैं ऑटोमेटिकली एक सिस्टम के द्वारा। आपको याद है मैंने आपको सिखाया था AARRRC मैट्रिक। CRM आपको मदद करता है चर्न को कम करने में और कस्टमर की रिटेंशन को बढ़ाने में। मैनेजमेंट से कहीं ज्यादा CRM एक्चुअली वर्ल्ड क्लास कस्टमर एक्सपीरियंस बनाने में आपकी मदद करता है। ध्यान से इस बात को फिर से समझिए कि CRM को इंप्लीमेंट करना यानी अपने बिजनेस में CRM का इस्तेमाल करना, ये आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये करना ही होता है। वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ता है, स्टार्टअप आगे बढ़ती है, आपके पास और नए कस्टमर्स आते हैं, आपको ऑटोमेशन लगानी ही होती है ताकि आप अपने कस्टमर से टच में रहें, आप अपने कस्टमर्स के साथ रहें, आप अपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके कस्टमर्स को अच्छा एक्सपीरियंस दे पाएं। एक और एग्जाम्पल यानी एक और उदाहरण के साथ समझते हैं इसको। अब मान लीजिए कि आपके किसी कस्टमर ने अपने परिवार के लिए कोई गिफ्ट लिया। अब उन्होंने अगर गिफ्ट लिया तो उन्होंने अपने परिवार के उस सदस्य के बारे में आपको बताया होगा। अगर आप अपने कस्टमर के परिवार के सदस्यों की डिटेल्स भी अपने पास रखें तो आप एक कस्टमर से सीधा 4 कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। अब आपको समझ आया CRM की ताकत? तो ध्यान से समझिए, 20वां कदम है अपनी कंपनी में CRM को इंप्लीमेंट करना। क्या सीखा आपने आज के एपिसोड से? मुझे बताइए। अपनी वीडियोस अपलोड कीजिए सोशल मीडिया पर #StartupChampions2 के साथ। अगले एपिसोड में आप मिलेंगे इंडस्ट्री 4.0 के स्टार्टअप चैंपियन से। स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण से सीखकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। उस डेटा से हमारा AI कुछ ना कुछ डेटा प्रोड्यूस करता है, कुछ ना कुछ इनसाइट्स प्रोड्यूस करता है। ये इनसाइट्स अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में हैं। तो आपके जेब में पॉइंट्स आते हैं और पॉइंट्स की क्षमता उतनी होती है जितना वो घातक वायलेशन हो या नियम टूटा हो, तो उतने पॉइंट्स आपके जेब में आते चले जाते हैं जी। और आप इसे घंटे के हिसाब से, हफ्ते के हिसाब से, महीने के हिसाब से जब मर्जी चाहे कैश आउट कीजिए, अपने वॉलेट में, अपने बैंक में ले जाइए। ये जो 3D प्रिंटर जो होता है, हाँ। ये कंक्रीट का जो आपने बनाया है, हाँ। और जो दूसरे 3D प्रिंटर्स होते हैं जो प्लास्टिक या मेटल का इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस या फर्क क्या है? हमारे प्रिंटर्स बहुत बड़ा है, मतलब इसके अंदर इमारतें बन सकते हैं। इमारत से बड़ा है ये प्रिंटर्स, और ये प्रिंटर्स हम कंक्रीट प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं।